नाजरीन, प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाजरीन, लगता है कि एक बात तय हो गई है कि अमन कायम होकर रहेगा। पाकिस्तान ने सालिस के तौर पर जो किरदार अदा किया है और जो किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, ये तारीख़ में रकम हो गया है। और पाकिस्तान की क़यादत, सियासी फ़ौजी क़यादत अपनी खुशियाँ, अपनी इज़्ज़तें समेट चुकी है। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के इस किरदार को सराहा है और पाकिस्तान एक अमन पसंद और ताकतवर मुल्क के तौर पर दुनिया के सामने आया है। हैविंग सेड दैट, अवाम पाकिस्तान की क्या सोचती है? क्या पाकिस्तान के अवाम के दिन भी फिरेंगे? जंग बंदी के बाद, क़याम अमन के बाद, क्या पाकिस्तान के अवाम के मुआशी मामलात दुरुस्त होंगे? क्योंकि इतलात हैं कि बजट साजी शुरू हो चुकी है और IMF का वफद भी अगले महीने आने वाला है। तो ये ख़बरें पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं होती, क्योंकि जब आलमी साहूकार आते हैं तो वो डिक्टेशन देते हैं और उन डिक्टेशंस का नतीजा पाकिस्तान के अवाम की मुआशी मुश्किलात में इजाफ़ा करती हैं। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज दो इंतहाई मोहतरम और सीनियर शख्सियात शरीक गुफ्तगू हैं। सनतकारी और पाकिस्तान की सनत को सपोर्टिव रोल अदा करने वाले मोहसिन अहमद सैयद साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। आप सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट के साबिक चेयरमैन भी हैं। आप टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी के भी चेयरमैन रहे हैं। अपना कारोबार भी चलाते हैं और इनकी नज़र पाकिस्तान की मईशत पर बड़ी गहरी है। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। मोहसिन अहमद सैयद साहब, वेलकम टू माई शो। हमारे साथ एक दूसरी शख्सियत जो पढ़ने लिखने, पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ इल्म और तहकीक के साथ भी वाबस्ता हैं। IBA में पढ़ाते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर वसीम सुबानी साहब हमारे मेहमान हैं। वेलकम टू माई शो जनाब। थैंक यू। सुबानी साहब, आपसे हम बात का आगाज़ करते हैं क्योंकि आप कंटिन्यूटी में चल रहे हैं और आपने कई बातें हमारे प्रोग्राम में ऐसी कही थी सियासी तौर पर मौजूदा तनाज़े के हवाले से, तो वो दुरुस्त भी हुई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जंग बंदी के बाद, अमन कायम होने के बाद पाकिस्तान के मुआशी मसाइल क्या बैक टू ट्रैक आएंगे? थैंक यू पाशा साहब। अच्छा, एक बात तो तय है, ये जो जंगबंदी है वो तो जाएगी, लेकिन जब तक आप इसराइल को पाबंद नहीं करेंगे तो परमानेंट जंगबंदी नहीं होगी। कहीं ना कहीं शरारतें होती रहेंगी। ओके, वो तो अभी भी हो रही हैं। जिस तरह अफ़गानिस्तान है, हम उसको बहुत सारे बरादराना अफ़गानिस्तान भी कहते हैं। कभी चाइना के थ्रू भी उन्हें कहलवाया, कभी अमेरिका के थ्रू कहलवाया, लेकिन वो फिर भी शरारतों से बाज नहीं आते। इसी तरह ये जो बराह रास्त मुज़ाकरात अब स्टार्ट होने लगी हैं, जिसकी मैंने 2 अप्रैल को, आप जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि 2 अप्रैल को प्रोग्राम हो रहा था, तो मैंने बड़ा जज्बाती होकर कहा कि जब वो बात हो रही थी कि पाकिस्तान मीडिएटर रोल के लिए, इंडिया वाले चीख रहे थे कि ये पता नहीं वो लफ्ज़ गलत यूज़ कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई साहब देखिएगा कि JD वैंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो भी पाकिस्तान आएंगे और ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी आएंगे। डायरेक्ट मेरे यही अल्फाज थे। एग्रीमेंट के बाद व्हाट नेक्स्ट? असल ये है कि पाकिस्तान के अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो इकॉनमी है वो इंडिजिनस इकॉनमी नहीं है। ओके, इम्पोर्ट ड्रिवन इकॉनमी है और एक्सपोर्ट पे रिलाई बहुत कम है, और जो डिफिसिट है वो बहुत ज़्यादा है।
पेट्रोल देख लीजिए 75% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। एडिबल ऑयल देख लीजिए, खाने का तेल। हाँ जी, वो खुर्दनी तेल वो बाहर से मंगवाते हैं। इवन चाय, वैसे ही $2 अरब की हम चाय पी जाते हैं, 1-1.5-2 अरब डॉलर की चाय पी जाते हैं। फिर अद्वियात हैं, मेडिसिन हैं, सारी बाहर से, अगर हैं तो लाइसेंस याफ्ता हैं। इवन सबसे ज़्यादा कबाहत वाली बात यह है, वो जो जानवरों की खुराक है इंपोर्ट करते हैं, बिल्लियों और कुत्तों की खुराक इंपोर्ट करते हैं। उसको बनाने में क्या ऐसा कोई मुश्किल है? और इससे भी आगे चले जाएं, इंपोर्टेड मिनरल वाटर की बोतल अब आम स्टोरों पे मिलती है। फ्रांस के वो मैं बताना नहीं चाह रहा कि वो किस जगह पे वो डिस्प्ले होती है और कौन उसको पीते हैं। तो जब तक हमारा ये एटीट्यूड चेंज नहीं होगा, हम अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज पे नहीं आएंगे, हमारे हालात तो ये लग रहा है कि फिर ना समझिए। मैं बताने लगा नहीं होना। देखिए, इस जंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। पहले हमारे वज़ीर आज़म साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया कि अवाम बचत की तरफ आए। फिर एक दिन उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि सोलराइजेशन की तरफ आएँ, ऑल्टरनेट एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ आएँ। लेकिन मैं एक बड़ी अहम एक पॉइंट की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जो तकरीबन 6 माह पहले भी हमारी डिस्कशन हुई थी, या साल पहले, 6 माह पहले हमारी डिस्कशन ये थी कि अगर हम पीछे माजी में चले जाएं तो हमें जो फॉरेन सपोर्ट आती है, या आप ये कह लीजिए फॉरेन रिमिटेंस आती हैं, वो तकरीबन $1 बिलियन की थी पर मंथ, और ये करते करते $3 बिलियन तक चली गई। अच्छा, पर मंथ। अब पाशा साहब ये देखिए, अगर हमारा गुजारा $1 अरब से पर मंथ हो रहा था तो $3 अरब पे गई, यानी 26 अरब 25 अरब से लेकर $36 अरब साल का हमें फॉरेन रिमिटेंस आ रहा है। तो हमें उसकी यूटिलाइजेशन का भी होना चाहिए था। अब हमारे बजट का 60-70% जो है वो डेट और सर्विसेज पे लगता है। यानी जो हमने कर्जे वापस करने हैं और उनका सूद। तो अगर वो बोझ हम आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमें सूद भी कम करना पड़ेगा, हम पे प्रेशर भी कम आएगा। और जो इंट्रो में आपने कहा है, IMF का वफ्द आता है और हमारी नींदें उड़ जाती हैं और आवाम को होती हैं पब्लिक की, क्या होगा? हमने उनके पैसे देने हैं ना भाई। तो जब उनके पैसे देने हैं तो उनको पता है इकोनॉमी में इतनी सख्त नहीं है, तो वो इकोनॉमी में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, आपकी एक्सपोर्ट कम है और फॉरेन रिमिटेंस ज्यादा है, ये कितनी हैरत की बात है। और बाकी हमारे हमसाया मुल्क की $300 अरब की IT एक्सपोर्ट है, आपकी $3.5 अरब की IT एक्सपोर्ट है। तो इन चीजों पे 1 और 100 ही है ना। इन चीजों पे आपको फोकस करना है। अगर हम इन चीजों पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली अवाम को रिलीफ मिलेगा। ओके मोहसिन साहब, इन्होंने तो कोई बहुत हौसला अफजा बातें नहीं की हैं कि इनकी बातों से तो लगता है कि ना ही समझो कोई बेहतरी होने वाली नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ऐसा ही रहेगा? पाशा साहब, पाकिस्तान के जो हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हम एक ज़रई मुल्क हैं। हमारा सबसे पहले फोकस ये होना चाहिए कि हमने अपनी गंदम पैदा करनी है, अपनी कपास पैदा करनी है, अपना गन्ना और चीनी पैदा करनी है, चावल पैदा करना है। न सिर्फ ये कि हमने अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, हमने इसको एक्सपोर्ट करना है। और फूड की रिक्वायरमेंट मिडल ईस्ट के अंदर भी है। चाइना भी फूड इंपोर्ट कर रहा है, हमारे यहाँ से रूस आलू इंपोर्ट कर रहा है। अब हमने सबसे पहले जो पिछले कुछ अरसे में हमने अपने फार्मर को नुकसान पहुँचाया है ना, कि हमने उसको कहा गंदम आपसे 3,500 रुपये मन लेंगे, और हमने उससे 2-2.5 पे भी नहीं ली, वो सड़कों पे खड़ा होकर उसने बेचारे ने गंदम बेची। यानी खुद कह के कि हम इतने पे लेंगे, नहीं ली हमने। और हमने यूक्रेन से बेतहाशा गंदम इंपोर्ट की, $बिलियंस हमने बाहर गए। सो सबसे पहला हमारा स्टेप ये होना चाहिए कि हमने अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ानी है, जो कि बिल्कुल मसला नहीं है। हमारा फार्मर बिल्कुल काम कर सकता है, उसको सिर्फ आपने फाइनेंशियल्स देने हैं, उसको आपने रिसर्च सपोर्ट देनी है, और फिर उसकी जो प्रोड्यूस है उसको उठाना है। अगर 1 एकड़ में से 70 मन गंदम आएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी गंदम एक्सपोर्टेबल हो जाएगी, लेकिन अगर 40 मन होगी तो एक्सपोर्टेबल नहीं होती। अच्छा मोहसिन साहब, आपने यील्ड की बात की, तो हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये साथ ही हमारे ईस्ट पंजाब है इंडिया का, इतलात ये है कि वो हमसे उनकी जो यील्ड है गंदम की वो 3 गुना है। देखिए, बड़ा सीधा साधा असूल है। सबसे पहले जब आप तैयारी करते हैं ना अपनी फसल की, तो आप वहां हल चलाते हैं,
ओके, फिर आप उसके अंदर खाद और यूरिया डालते हैं, ठीक। फिर आप उसमें बेस्ट बीज डालते हैं, ओके, फिर आप उसको बिजली से पानी देते हैं। ये पूरा साइकिल जो है ना, हमारा जो काश्तकार है उस बेचारे को मजबूरन हर चीज आड़ती से लेनी पड़ती है और वो आड़ती के अंदर फंस जाता है। अगर सरकार, जो कि ईस्ट पंजाब में हुआ कि सरकार ने सारी सपोर्ट उसको दी और हमारा काश्तकार गंदम बोरियों में डाल के पेस्को पे लेके जाता है। इंडिया की जो बाइंग एजेंसी है वो फार्मर के घर जाती है, वहां से उठाती है जाके और उसको उसकी जमीन का मुआवजा देती है, उसकी मेहनत का मुआवजा देती है। बिजली उसको 10 सेंट्स के ऊपर, 20-25 रुपए के ऊपर उसको यूनिट मिलता है। मैं सेंट्स में बात करता हूं ताकि कन्वर्जन की बात ना हो। 10 सेंट्स पे बिजली मिलती है, हमारे यहाँ 25 सेंट पे बिजली मिल रही है। 10 और 25 का। तो ये जो हमने जो मिसमैनेजमेंट की है अपने एनर्जी सेक्टर के अंदर, कमाल की है। ये केस स्टडी बनती है, चाहे IBM में हो चाहे हार्वर्ड में हो, कि किस तरह आप बिजली ना पैदा करके लोगों को आपने अरबपति बना दिया। जब मैं NTDC के बोर्ड पे था तो मैं पावर कंट्रोल सेंटर चला रहा था। सारा डिस्पैच ऑर्डर मेरे पास था, लेकिन मैं ये करता था कि जो सबसे नीचे बैठा हुआ है 1 महीने का मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। अगर वो बिजली मुझे नहीं देता था तो उसकी कैपेसिटी पेमेंट उस महीने की कैंसिल हो जाती थी। नहीं कर सकते हैं आप? हम बड़े आराम से कर सकते हैं। पावर कंट्रोल सेंटर अपने हर बंदे से कहे कि जनाब मुझे बिजली शो करो कि तुम्हारी जितनी तुमने कैपेसिटी तुम्हारी है, तुम वो मुझे डिलीवर कर सकते हो। जैसे ही आपकी एनर्जी कॉस्ट और फौरन नीचे आ जाएगी, फिर हमारे 30% हमारे पास 45,000-46,000 मेगावाट बिजली लगी हुई है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। लोड है हमारा 20-22-25,000 मेगावाट। ओके, अब लॉसेज हैं 12,000 मेगावाट, 30% हमारा लॉस है। अब 30, मैंने जो सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम लगाया, 1% लॉस है। ठीक है ना, अच्छी तार इस्तेमाल करें, कोई वहां पे जुगाड़ नहीं चलेगी और इंजीनियर्स काम करेंगे। हमारा इंजीनियर दफ्तर में बैठ के कुगियां मार रहा होता है और जो लाइनमैन बेचारा जो सड़कों पे खड़ा होता है, जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो करेगा काम। अगर इंजीनियर जाके फील्ड के अंदर हर जोड़ का मुआयना करे और सारे लॉसेस खत्म कर दे, लेस लॉसेस होने चाहिए 5%। तो ये जो 25% जो लॉस हो रहा है, ये एक आप समझे हम अवाम को ज़िबा कर रहे हैं और हमारी बिजली का रेट होना चाहिए 9 सेंट। 9 सेंट आप दें फैसलाबाद की इंडस्ट्री को, पूरे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। इतनी पैदावार होगी कि यहां पे आपको मुलाजिम ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और ये हमारी हिस्ट्री में पहले हुआ है। सो नंबर 1 एग्रीकल्चर पे फोकस करें और एक्सपोर्टेबल सरप्लस पैदा करें। नंबर 2 आपने अपनी एनर्जी जो है उसको एफिशिएंटली इस्तेमाल करना है। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक आपने बिजली का रेट बढ़ा दिया। हालांकि सब लोग बिजली ऑन करें, बिजली ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बिजली का रेट कम होगा, फिक्स्ड कॉस्ट कम होगी, कैपेसिटी चार्जेस लो होंगे। सबको ये फॉर्मूला पता है, लेकिन सब उल्टे चलते हैं। MDI लगाते हैं, भाई MDI ना लगाओ, आप उसको ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने पे बोनस दें। सारी दुनिया में ये होता है, बोनस मिलता है, ज्यादा चीज आप खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। सो मिसमैनेजमेंट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, ज्यादातर नॉन इंजीनियर्स हैं। चाइना 90% जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी के इंजीनियर्स हैं। ईरान की जो सारी लीडरशिप है, PhDs, BScs, MScs, सारे इंजीनियर्स हैं, जिसकी वजह से इतनी बड़ी सैंक्शन लगने के बावजूद पिछले 30 साल में उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा वेपन्स बनाए हैं। आज वो अमेरिका की आंखों में डाल के देख रहे हैं। 98 में जब हमें 2001 में जब हमें अमेरिका ने कहा कि हम आपको पिछली तारीख के अंदर से मिटा देंगे, हम डर गए। हमें नहीं डरना चाहिए था। हम लोग एक न्यूक्लियर पावर हैं और हम उनको चैलेंज कर सकते थे। तो इसलिए हमें अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, हमें आंखों में आंखें डाल के देखना चाहिए। एक मौका अब आ गया है, हम सारी दुनिया के अंदर एक डिप्लोमेटिक लीडरशिप के ऊपर आए हैं। कैपिटलाइज करें, एनर्जी कॉस्ट कम करें, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएं, अपनी नौकरियां बढ़ाएं। यहाँ पे सब हम सब काम कर सकते हैं, लेकिन हमें डॉलर देने का शौक है। बस गोरा काम करेगा, उधर से इंपोर्ट कर लेंगे, चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे। हमें चाहिए कि टैरिफ लगाएं, जो हम चीजें पाकिस्तान में बन सकती हैं उनके ऊपर इंपोर्ट टैरिफ लगाएं। विद इन WTO टैरिफ लग सकता है और हम फोर्स करें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को ग्रो कराने के लिए। और ये बाहर से कुत्ते बिल्लियों का जो खाना आता है ना, इसको तो बिल्कुल आज ही बंद कर देना चाहिए। मोहसिन साहब, आपने बड़ी
प्यारी तजावीज़ दी। आपकी बातों से तो लगता है कि भाई ना ही समझिए फिर कुछ तब्दील होने वाला नहीं है। क्यों नहीं, हो सकता है, लेकिन विल टू चेंज सर हम करते हुए आए हैं ना पीछे से। तो सिर्फ वो लोग आप उनको ड्राइविंग सीट पे बिठाएं जिनको काम करना आता है। अगर आप ऐसे लोगों को ड्राइविंग सीट पे बिठाएंगे जिनको काम करना ही नहीं आता, तो ड्राइवर अनाड़ी मौत का खिलाड़ी, और वही हो रहा है। अच्छा मोहसिन साहब, आप क्योंकि एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, ये जब जंग शुरू हुई तो इमीडिएट इम्पैक्ट जो है वो फ्यूल की प्राइसेस जो है वो फेबुलसली इंक्रीज हो गई, और अब तो सूरत हाल ये है कि वो नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गई हैं। और कंपैरिजन में अगर हम देखें तो इस खित्ते के अंदर हम सबसे ज़्यादा हमने कीमतें बढ़ाई हैं। क्या इसके अलावा कोई तरीका हो सकता था कि जो हुर्मुज़ के अंदर जो डिस्ट्रप्शन आई और उसके नतीजे में जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्यूल की प्राइसेस ऊपर गई, तो हम उसको किसी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते थे, या इसके अलावा कोई और तरीका ही नहीं था? बिल्कुल है। सबसे पहले तो जो ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन है उसको फौरन इंप्लीमेंट किया जाए। ईरानी पाइपलाइन जो है वो तो जंग के बाद, एक सेकंड, वहां पे पहुंची भी है ना, हमने सिर्फ उसके साथ कनेक्ट करना है। सर वो तो जंग के बाद ही हम करेंगे ना, जंग के हम अंदर पहले सर पहले सुन लेना, पहले हम वहां पे जो एक चीज पुरानी हमने नहीं की है उसको हमें कर लेना चाहिए। अब जब जंग हो गई, अब जब प्राइसेस बढ़ गई, इससे बेहतर क्या टाइम हो सकता है कि केपी में आप तेल की प्रोडक्शन बढ़ाएं, आप कुएं खोदें, जितने ज्यादा कुएं खोदेंगे उतना तेल निकलेगा। हम थोड़े कुएं खोदते हैं, हमारी OGDCL को चाहिए कि हर महीने 100 कुएं खोदे। जितने कुएं आप टल ब्लॉक में खोलेंगे, करक में खोदेंगे, आप सिंध में करेंगे, तो जितनी आप एनर्जी को एक्सप्लॉइट करेंगे, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस वक्त अपने सारे एग्जिस्टिंग ऑयल रिसोर्सेज को, गैस रिसोर्सेज को 5 गुना बढ़ाएं, 10 गुना बढ़ाएं, और इसमें से प्रोडक्शन बढ़ाएं। आपकी एक तो लो कॉस्ट है क्योंकि आपकी अपनी है, और जब ये प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अब बढ़े। अब हमारे पास 198 बिलियन टन्स का कोयला पड़ा हुआ है थर के अंदर, और हम सोच रहे हैं कि जी हम वो तो पोल्यूशन हो जाएगी, ये हो जाएगा। भाई अपने सारी टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं पावर जनरेशन की, जिसमें कोयले से कोई धुआं नहीं निकलता, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती, कोई नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं निकलती। आप उनकी फ्लूइडाइज्ड बेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें जो कि वहां पे इस्तेमाल हो रही है। हम क्यों 1500 मेगावाट बना रहे हैं? हम 15,000 मेगावाट क्यों ना बनाएं? जब, और ये हमारे बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं है। बिजली की लाइनें डालें, थर से मटियारी लाइनें लाएं, मटियारी से पूरे नॉर्थ की तरफ आपकी DC 660 kV की लाइनें पड़ गई हैं, आप उनको डबल अप करें, उसमें जगह मौजूद है खंभों के अंदर डबल अप करने के लिए। 5,000 मेगावाट के बजाय 20,000 मेगावाट नीचे से साउथ से आप नॉर्थ लेकर आएँ सर्दियों में, और जब गर्मियों में हमारे पास नॉर्थ की बिजली है, पानी की बिजली है, सस्ती बिजली है, वो हम नीचे से ऊपर से नीचे भेजें। तो हमारे पास कोई मसला ही नहीं है कि हम अपनी बिजली को अपने रिसोर्सेज से पूरा करें, और ये जो IPPs हमने फर्नेस ऑयल के लिए लगाए हुए हैं इनको बंद करते चले जाएं एक एक करके, जब उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो बंद कर दें। लेकिन ये तो नहीं हो रहा, हो सकता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के तहत। सर करने की जरूरत ही नहीं है ना। मैं कह रहा हूं आप 25 साल जिसका हो जाए, आप उसमें आप एक्सटेंशन क्यों दी? हमने 94 वालों को एक्सटेंशन दी। किसने एक्सटेंशन दी? हमारी ब्यूरोक्रेसी ने एक्सटेंशन दी, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक्सटेंशन दी। नहीं देनी चाहिए थी ना। जिसका पहला 25 साल का टेन्योर पूरा हुआ, बंद करें। फिर क्यों आप कर रहे हैं? या अपनी टर्म डिक्टेट करें कि भाई अब तुम्हारे पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नो कैपेसिटी चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन्स दोगे उतनी बिजली देंगे, कैपेसिटी चार्ज 0। जिसका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो उसका कैपेसिटी चार्ज 0, और जिस डॉलर रेट के ऊपर जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया 40 रुपए में इन्वेस्ट किया, उसी रुपए को आपने लॉक करना है। ये नहीं है कि वो डॉलर जो है वो 280 करते जा रहे हैं और उसका मुनाफा जो है वो 18% से 180% पे पहुंचा हुआ है। जी प्रोफेसर साहब, सर ये जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ाई गई है फ्यूल की जंग के आड़ में, क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद था? अच्छा, पहले मेरा जो अपना नुक्ता नज़र है, पॉइंट ऑफ व्यू है, 2 बातें हम इग्नोर कर रहे हैं। पहली बात तो हम 70 सालों से या 77 सालों से एक ही बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, ओके, टोटली फ्रेब है। ये बड़ी ताकतों ने ना पाकिस्तान को एक सस्ती मंडी बना के रखा हुआ है। यहाँ से हम सस्ती अजनास लेके जाएंगे, बेहतरीन फ्रूट लेके जाएंगे एट कंपैटिबल चीप प्राइसेस। आप आलू काश्त करें, आप गंदम उगाएं,
आप कपास उगाएं, हम आपसे ये लेंगे और उसके बदले में हम आपको एक हथियार देंगे, वो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। देखिए, फूड सिक्योरिटी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। फूड होना चाहिए, अपने लिए होना चाहिए, और अगर कोई खुदा न खास्ता कोई हालात ख़राब हो तो हमारे पास एनफ होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ ज़राअत की बुनियाद पे कोई सुपर पावर बन चुका होता तो यूक्रेन का ये हाल ना होता। अच्छा, आप कहते हैं कि ज़राअत पे जो डिपेंडेंस है ये ठीक नहीं है। अच्छा, अपने सुनिए साहब, आपका क्योंकि मौजू अपने छिड़ा है तो एक शॉर्ट ब्रेक हम ले लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाजरीन, हमारी माहिरीन के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा, हमें दोबारा आपसे मिलते हैं। नाजरीन, वेलकम बैक। नाजरीन, प्रोफेसर सुबानी साहब हमें बता रहे थे कि हमारा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस जो है ये भी हमारे मसाइल की एक वजह है। सर, डिपेंडेंस नहीं मैं कह रहा, आइए उनसे मैं ये कह रहा हूँ कि हम टोटली ये सोचे कि हम इससे पैसे कमा सकते हैं। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले लैंड चाहिए। तो पाकिस्तान में जो लैंड है ना टोटल, वो पंजाब के पास है और सिंध के पास है। बलूचिस्तान के पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं है। केपी के पास थोड़ी सी एग्रीकल्चर लैंड है, इतनी बात। दूसरा, हमें पानी चाहिए। जैसे ही सर्दियां आएंगी ना, सिंध और पंजाब की लड़ाई शुरू हो जाएगी, हमारा पानी आपने चोरी किया, हमारा पानी आपने चोरी किया। और जैसे ही गर्मियां शुरू होंगी तो पता चलेगा जी सिंध वाले शोर डाल रहे हैं, आपने पानी छोड़ा और सैलाब आ गया, पानी हम मैनेज नहीं कर पा रहे। उसके बाद नेक्स्ट चीज आता है बीज। पाकिस्तान में पुदीना तक तो हमारा अपना बीज, या वो दो क्या, टमाटर का तो अपना बीज है नहीं है। आलू का बीज आप हॉलैंड से मंगवा रहे हैं। आपके पास गंदम का बीज है और चावल का बीज है, बाकी सारी सब्जियों के बीज आप बाहर से मंगवाते हैं। उसके बाद आ गया फर्टिलाइजर, आपके पास अपनी पूरी फर्टिलाइजर है ही नहीं है। उसके पास पेस्टिसाइड आ गया, आपकी अपनी पेस्टिसाइड नहीं है, तो पाकिस्तान ज़राई मुल्क कहाँ से हो गया? हुआ ये है कि 1988 में जब हमने IMF के साथ एग्रीमेंट किया, उस प्रोग्राम का नाम था स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम। और ये ज़ियाउल हक के असैसिनेशन के फौरन बाद, उसकी असैसिनेशन हुई बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आने से पहले, इंटरम गवर्नमेंट में ये कमिट किया गया कि पीपल्स पार्टी को इसी सूरत गवर्नमेंट मिलेगी अगर वो स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम पे सिग्नेचर करेंगे। और उस प्रोग्राम के बहुत सारे फीचर में से 3 फीचर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। नंबर 1, हमारी जो ज़रई पैदावार है उसको हम इंटरनेशनल, उसकी प्राइजेस इंटरनेशनल मार्केट के बराबर लेके जाएंगे। सर, उससे पहले यहाँ लोग खुशहाल थे, किसान भी खुशहाल था, हम भी खुशहाल थे, लेकिन वो प्राइजेस इतनी बढ़ गई, आवाम भी बदहाल है और किसान भी बदहाल है, क्योंकि उसका ट्रिगर डाउन इफेक्ट अगर हम फर्ज करें। अच्छा, उसका दूसरा पॉइंट ये था कि हमारी जो बिजली है, गैस है, इस पे सब्सिडी खत्म करके इसकी प्राइसेस बढ़ाएंगे। और तीसरा ये था इनडायरेक्ट टैक्सेस इंट्रोड्यूस कराएंगे। आज भी स्ट्रक्चर एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो IMF का है उसके अंदर ये शर्तें हैं और हम उसी पे अमल कर रहे हैं। उसका नुकसान क्या हुआ? अब अगर गंदम उगाते हैं और इसकी इंटरनेशनल मार्केट के बराबर प्राइस लेके जाते हैं तो सम टाइम पाकिस्तान में प्राइस ज़्यादा होती है, यूक्रेन, रशिया, ऑस्ट्रेलिया की गंदम सस्ती होती है। हम यहाँ बेशुमार कपास पैदा करते थे, सारा धागा, अब तो कपास की पैदावार भी कम होगी, धागा बाहर बेचते हैं, वो कपड़ा बना के हमें भेजी जा रहे हैं। तो फूड सिक्योरिटी के लिए ये होना चाहिए, लेकिन अब सुपर पावर वही होगी जिसकी टेक्नोलॉजी होगी, जिसकी टेक्नोलॉजी होगी। ईरान की लड़ाई टेक्नोलॉजी पे हुई, पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई टेक्नोलॉजी पे। यानी अगर टेक्नोलॉजी की सुपरमेसी है तो अपने वतन को आप डिफेंड कर सकते हो ना। फूड सिक्योरिटी अपनी जगह पे। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी, मैं खुल के कहता हूं, इंडिया की IT एक्सपोर्ट है $300 बिलियन, 350 बिलियन डॉलर, और हमारी IT एक्सपोर्ट है 3 से $3.5 अरब। तो भाई मेरे, इसको $50 अरब पे ले जाइए, आपके मसले हल हो जाएंगे। तो ये एक बात से मैं एग्री करता हूं जो सर ने कहा, मोहसिन सैयद साहब ने, कि जो आपने एग्रीमेंट किए हुए हैं महंगी बिजली के, उसको बिल्कुल रिवर्स होना चाहिए, इंडिजिनस रिसोर्सेज पे आना चाहिए, कोयले पे आना चाहिए। लेकिन आप टेक्नोलॉजिकल वार में जब तक आप आगे नहीं आएंगे उस वक्त तक ये सारी सिचुएशन रिवर्स नहीं होगी। तो ये चीज़ें हमारे ऊपर आई हैं। और एक बात से मैं और एग्री करता हूं, लेकिन उसमें थोड़ी सी कबाहत है। सर ने कहा है कि 25% हम अपना ऑयल खुद प्रोड्यूस करते हैं, 75% इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से प्रेशर आया। हम क्यों ड्रिलिंग ज़्यादा नहीं करते? हमारी ज़्यादातर जो ड्रिलिंग का काम है वो गैर मुल्की कंपनीज है, और जहाँ पर ड्रिलिंग होने लगती है वो ऐसे दूर दराज के इलाके होते हैं, वहाँ सिक्योरिटी थ्रेट आ जाता है, हम उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाते। अच्छा, फिर वो जो काम यहाँ करते हैं वो डेफिनेटली मेजर चंक तो वो ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर हमने एक प्रोग्राम किया था कीमती धातों पे,
अब जितनी कीमती धातें पाकिस्तान में निकल रही हैं उनमें से एक का प्रोसेसिंग प्लांट, फिनिश गुड्स का प्लांट यहां नहीं है। रैक्वेटिक का प्लांट यहां नहीं है कि हम उसको बिल्कुल एंड प्रोडक्ट यहां बना के फिर एक्सपोर्ट करेंगे। तो होता यह है हम रॉ हालत में उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो जिनको एक्सपोर्ट करते हैं फ़ायदा वही उठा रहे हैं। तो जब तक अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज से हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट खुद नहीं बनाएंगे तो पाशा साहब ये चेंज नहीं आएगी, ये पॉलिसी मैटर है। अब रह गया वो जो आप पेट्रोल वाली बात कर रहे हैं, तो वक्ती तौर पर जो गवर्नमेंट ने डिसीजन किया मैं बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ हूँ। वक्ती तौर पर ऐसे ही कड़वे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो वो डिसीजन हुआ और उसके बाद रिवर्स बैक हो गया, फिर रिवर्स बैक हो जाएगा। लेकिन असल ये है इस जंग से हमने क्या सीखा है। इस जंग से पहला सबक तो खलीजी रियासतों को आया कि उनकी सिक्योरिटी कौन करता था और वो सिक्योरिटी से हैंड्स अप हो गए। तो अब पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा गैप मिलेगा खलीजी ममालिक से भी ताल्लुकात के लिए। सऊदी अरब से ताल्लुकात माशाल्लाह हमारे पहले ही बहुत अच्छे हैं। तो सरसी बात से मैं एग्री करता हूं कि यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आनी चाहिए। सबसे पहला काम, अगर आपका टेक्सटाइल सेक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग है उसको और मरात इस तरह दीजिए, अगर कोई नई टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगती है या जैसे सर ने ये सुंदर स्टेट लगाई थी या और इंडस्ट्रियल स्टेट लगती हैं, कोई 5 साल के लिए यार उसको टैक्स रिलीफ दें। उनको अगर कोई चीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्शन लगा लीजिए कि भाई इतने अरसे इंपोर्ट करोगे और फिर ये चीज़ आप खुद बनाना शुरू करोगे। तो फिर इस तरह आप अपनी इंडस्ट्री को रिलीफ देंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो इंपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी पे जाएगी। जब डेफिसिट कम होगा तो आप खुद ब खुद खुशहाल होना शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ इंडस्ट्री लगेगी लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन इंडस्ट्री के लिए एक शर्त ज़रूरी है, वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सबसे बड़ी चीज़ वो आपकी है बिजली। अगर आप इंडिया से आपका मुकाबला करते हैं, इंडिया में बिजली बड़ी सस्ती है। अच्छा, फिर अभी थोड़ी देर पहले सर ने इंडिया का कहा कि वो उनकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, वो गंदम खरीदते हैं। सर ये उकाड़ा साइड पे चले जाए, दिबालपुर साइड पे, ये गवर्नमेंट जो गंदम खरीदती है ना, इनका स्टोर ही कोई नहीं है। खुलेआम मैदान में ये बोरियां रखते हैं, बोरियों के ऊपर तरपाल डाल देते हैं, वो चूहे खाएं, चोरी हो जाएं, पता नहीं चलता। और अगर उसकी ताज़ा तरीन मिसाल देखनी है तो वो सिंध की मिसाल लिख लीजिए, वो कितने अरब की गंदम ही चोरी होगी उनको पता ही नहीं चला। तो वो कहाँ से चोरी होगी भाई? वो किसी ताले में नहीं थी, खुली जगह पे थी। इसका मतलब है सबसे पहले गवर्नमेंट को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो देनी चाहिए। अगर गंदम खरीदनी है तो रखनी कहाँ है? अगर अच्छा, ये सर ने एक और बात कही, वो है डिस्ट्रीब्यूशन की, बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन की। बिजली पैदा करनी है तो डिस्ट्रीब्यूशन के हमारे पास चैनल नहीं है, यानी बिजली पैदा हो सकती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल नहीं है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनमें इन्वेस्टमेंट करनी। अच्छा मोहसिन साहब, आप क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं, टेप्टा के आप चेयरमैन भी रहे हैं और मैन पावर एक्सपोर्ट का भी आपको तजर्बा है। जंग के खात्मे के बाद रिकंस्ट्रक्शन होनी है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स होनी है और मशरक़ वुस्ता में ही लातादाद जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होनी है। तो मुझे पता है कि आप कहेंगे कि हम अपनी मैन पावर को एक्सपोर्ट करें तो हमें बहुत ज़र मुबादला मिलेगा, लेकिन क्या हमारी जो मैन पावर को एक्सेप्टेबल लेवल पर लाने की उनकी जो स्किल का लेवल है, वो तो हमारे यहाँ कोई ऐसे यहाँ पर इदारे मौजूद नहीं है जो ऐसे स्किल्ड वर्कर्स प्रोड्यूस करें जो मिडल ईस्ट के अंदर एक्सेप्टेबल हों। तो जो इतनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही है, होगी जंग के खात्मे के बाद, उससे क्या पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकेगा? पाशा साहब, मैं कामरा के बोर्ड पे था 6 साल के लिए। अच्छा। शहीद मुसफ़ मीर साहब ने मुझे अपने साथ बोर्ड पे लिया। कामरा पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स। ओके। मुसफ़ मीर साहब का प्रोजेक्ट था JF-17। हमने 6 साल JF-17 को हमने फ्रॉम स्टार्ट उसको लेके प्रोडक्शन तक लेकर आए और 2025 मई के अंदर आपने देखा कि JF-17 ने राफेल को मार गिराया। ये जो डिफेंस की प्रोडक्शन है एक्सट्रीमली हाईटेक है। मैंने 5000 टेक्नीशियन उनको पूरे पाकिस्तान से, जिसमें से 3500 पंजाब के थे, 1500 मैंने सिंध से दिए थे उनको, KP से भी मैंने उनको दिए थे और 5 लोग मैं बलूचिस्तान से बड़ी मुश्किल से लेकर आया था वहाँ पे काम करने के लिए। लेकिन हमारे पास बेहतरीन एरोनॉटिकल इंजीनियर्स भी हैं, मैकेनिकल भी हैं, एरोस्पेस भी हैं, एवियोनिक्स के इंजीनियर्स भी हैं।
हमने ये बनाए JF-17 और JF-17 हम मोरक्को से लेके इंडोनेशिया में बेच रहे हैं और इंशाल्लाह उस पे हम पैसे कमाएंगे और उससे हम अपने आप को और डेवलप और करेंगे। वो सारे जो आपने लोग लिए वो हमारे अपने थे जी। 5,000 लोग मैंने कामरा के अंदर शुरू किया और अब उसके बाद बहुत सारे लोग आए। हमने टेफ्टा का इदारा बनाया कामरा के अंदर, जिसके ऊपर एक प्रिंसिपल उनका एयर कमोडोर ही होता है, लेकिन हमारे बच्चे ट्रेन होके वहां से और फिर कामरा में काम करते हैं। अच्छा, अब जब हमने सारी दुनिया में जाके अपने आप को एकदम से इंडक्ट करना है ना, तो मैं 3 साल का डिप्लोमा होल्डर वहां नहीं भेज सकता। अब मुझे चाहिए जो मार्केट के अंदर पिछले 15-20 साल से इंजीनियर्स और टेक्नीशियन काम कर रहे हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें इमीडिएटली उनको इकट्ठा करना चाहिए। और जिस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होगी तो हमारी टीम्स को वहां जाना चाहिए। 1976 में पाकिस्तान ने एक कंपनी बनाई, नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी, NC, और बड़ी अच्छी बड़ी कंपनियां बनाई थी और वो उन्होंने मिडिल ईस्ट में जाके बेतहाशा काम लिए थे। ये वही टाइम है। इस वक्त हमें नेस्पाक की तरह बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बनानी चाहिए गवर्नमेंट और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर। और हमें फर्ज करें हमने ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, OGDCL के लोग लें, मारी पेट्रोलियम के लोग लें जिनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, वो सारे बंदों को सिलेक्ट करें जिनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है और हम जहाज भर के क्वालिफाइड टेक्नीशियंस को वहां लेके जाएं। और यहां से जो फ्रेश बच्चे हैं उनको हम एग्जिस्टिंग सिस्टम में डालेंगे, पहले उनको हम OGDCL में डालेंगे, मारी पेट्रोलियम में डालेंगे, हम करक में डालेंगे, उनको ट्रेन करेंगे। उनको ट्रेन करने में टाइम लगेगा, इमीडिएटली फ्रेश बच्चों को नौकरी नहीं मिल सकती। हमें प्रोफेशनल्स चाहिए। इसी तरह हमारे पायलट्स हैं, सारी दुनिया के अंदर फ्लाई कर रहे हैं, लेकिन आप 200 घंटे वाले को नहीं बाहर भेज सकते, आप 10,000 घंटे वाले को बाहर भेज सकते हैं। सो दिस इज द टाइम टू बैठे और अपने सिस्टम को क्रिएट करें ताकि वो इमीडिएटली जाके अरामको के अंदर, कुवैत में, UAE में, अबू धाबी में, कतर में, जहां पे भी पेट्रोलियम का नुकसान हुआ है उसकी रिकंस्ट्रक्शन के अंदर हम कॉस्ट इफेक्टिव हों। हम उनसे $50 पर घंटे के बजाय अगर हम $10 पर घंटे का भी ठेका करें, इवन देन वी आर द विनर्स। बट आपको एक सिस्टमैटिक पूरी एक जिसे कहते हैं ना एक सिस्टम बनाना है और उसकी लीडरशिप वो लोग करें जिनके पास एक्सपीरियंस है ऑयल एंड गैस सेक्टर का। और इमीडिएटली हम जाके वहां जा सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा इंडियंस तो भाग गए, सिर्फ पाकिस्तानी है वहां पे। जब मिसाइल चल रहे होते हैं तो वो बाहर खड़े होकर ऐसे देख रहे होते हैं जैसे वहां पे कोई आतिशबाजी का मुजाहरा हो रहा है। तो उनको भी पता है, अरबियों को भी पता है कि सिर्फ पाकिस्तानी है जिनको मौत से डर नहीं लगता है। सो इसलिए दिस इज आवर टाइम कि हम अपने प्रोफेशनल्स को लेके हरावल दस्ता लेके वहां पहुंचे, फिर इतनी जगह बनाएं कि बाद में हम अपने लो लेवल एक्सपीरियंस वाले लोगों को भी वहां पे लेके जाएं। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, बट वी हैव टू गेट ऑर्गेनाइज्ड। ये आप छोटे बच्चों के साथ नहीं ये काम कर सकते, प्रोफेशनल्स को लेके जाएं। आपने बहुत खूबसूरत बात कही। तो हमारे साथ एक एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की बड़ी आला दरसगाह, उसके प्रोफेसर बैठे हैं और उसकी हालत ये है कि वहाँ पर दाखिले नहीं होते और प्रोफेसर जो हैं वो हड़तालें कर रहे होते हैं। तो प्रोफेसर साहब आप क्या कहेंगे? अच्छा जी, मोहसिन साहब ने तो देखो ना एक पूरा बताया कि कैसे हम रोड मैप बताया। ठीक है, तो आप उसमें पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर लेता हूँ। अब आप तारीफें करेंगे उसकी, ज़ाहिर है आप वहाँ पर दाखिलों का तो कोई इशू नहीं है, ना दाखिलों का नहीं छोड़ें उस बात को, ना आप बताएं कि जो ये कह रहे हैं उसमें आप पहले करेक्शन कीजिए, उस तरफ आते हैं जी। ना वहाँ एडमिशन का इशू है और ना वहाँ ये प्रोफेसरों की कभी स्ट्राइक हुई है। अब आते हैं दूसरी तरफ, एमिरेट्स में इंडियन ज़्यादा हैं, पाकिस्तानी कम है। इवन सऊदी अरब में अगर पाकिस्तान इंडिया की 100% दोनों को जमा कर लिया जाए तो 52% इंडियन है, 48% पाकिस्तानी है। अब मोहसिन सैयद साहब का ये आइडिया है कि पाकिस्तानियों की मोहब्बत में मुब्तला होकर हमें वो ज़्यादा लिफ्ट कराएंगे। मैं इसके बारे में कोई इतना ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ। रेशो वही यानी समझते हैं आपके, क्योंकि आपके पास नहीं है तो आप नहीं एमिरेट्स में सर देखें गवर्नमेंट लेवल पे भी पॉलिसीज हैं, लेकिन सिर्फ एमिरेट्स नहीं है ना, बाकी मुल्क भी हैं। सर मैं वही कह, अब पावर का झुकाव सऊदी अरब की तरफ होगा। ठीक है, सऊदी अरब में ज़्यादा डेवलपमेंट होगी या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, हमें वहाँ फोकस भी करना चाहिए और मैन पावर भी भिजवानी चाहिए। और सिर्फ वहाँ डॉक्टर इंजीनियर या ये वाला स्टफ नहीं चाहिए, वहाँ वेटर भी चाहिए, वहाँ फोरमैन भी चाहिए, वहाँ गाड़ी चलाने वाला भी, ड्राइवर भी चाहिए, वहाँ लिफ्ट ऑपरेटर भी चाहिए, हर तरह के लेबर चाहिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो इस तरह की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है लाइक टेप्टा, वो इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेन कर सके और एक सरकारी माइंडसेट है। इस बात से तो मैं 100% एग्री करता हूँ कि प्राइवेट सेक्टर को
आप इनकरेज करें, लेकिन उसको इतमाद में लेके उसको लीड देके। मतलब फॉर एग्जांपल अब सऊदी अरब ने एक महकमा बनाया है कि जो भी सऊदी अरब जाएगा, वो तकरीबन कल मेरे पास लिस्ट आई है 20 के करीब, उसमें वो हैं, वो ड्राइवर है, खानसामा है, फलां है, वेटर है, दिस डैट, वो सबको इस्लामाबाद में उसका एक टेस्टिंग सेंटर है सऊदीया का। जी। ओके। जब जो मतलब अपने वेटर भी है ना, तो वो वहाँ जाएगा, उसके आगे वो उसको छोटा सा टेस्ट लेंगे, अगर वो उसके पास सर्टिफिकेट होगा तो वहाँ जॉब कर सकेगा, लाइक प्रोटेक्टर। अच्छा, अब वहाँ जाते हैं वो लोग, फेल हो जाते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग नहीं है। अब एक लिफ्ट ऑपरेटर है, उसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो जाना चाहता है, उसने थोड़ा सा 2 हफ्ते की ट्रेनिंग ली है और 2 हफ्ते बाद तो वो अच्छा नहीं लिफ्ट ऑपरेटर बन सकता। तो ये गवर्नमेंट को इन लोगों को आगे ला के इनकी इन्वेस्टमेंट कराएं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, टेस्टिंग सेंटर बनाएं, और उस टेस्टिंग सेंटर में इन लोगों को ट्रेन करें और फिर ट्रेन करके भेजें। अब नर्सें हैं, यूके में डॉक्टर के तकरीबन बराबर उनकी सैलरी है, लेकिन आप देखेंगे कि यूके में इंडियन नर्सेज ज़्यादा है पाकिस्तानी ना होने के बराबर है। वजह क्या है? उनको इंग्लिश नहीं आती, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है। तो ये बिल्कुल ठीक है कि यहाँ ऐसे अदारे होने चाहिए, लेकिन अगर हम ये सोचें ना गवर्नमेंट खुद करेगी, गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग इसी तरह होगी कि प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना पड़ेगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए उनको एक रोड मैप देना पड़ेगा। ये हमारा प्लान है, ये हमारी दूसरी फॉरेन गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, और इसके मुताबिक यहाँ अदारे बनने चाहिए, तो फिर यहाँ से मैन पावर एक्सपोर्ट हो सकती है। अच्छा मोहसिन साहब, आप जब इदारे में थे टेफ्टा में, आपने मैन पावर को एक्सपोर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आप कामयाब नहीं हो सके। आपने खुद अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की थी, लेकिन बाय मैनी रीजंस यू कुड नॉट सक्सीड आप मैन पावर को एक्सपोर्ट कर सकें। अब क्या आप समझते हैं, अब तो उस वक़्त की निस्बत अब बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं। डू यू थिंक कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को टैप कर सकते हैं? पाशा साहब, मैंने जैसे आपको कहा ना कि हर लेवल के लोगों को बाहर मार्केट में ज़रूरत है, लेकिन जब आप फ़र्ज़ करें कि एक इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आपको हर लेवल के लोग चाहिए ना, इंजीनियर्स भी चाहिए, टेक्नीशियन भी चाहिए, फोरमैन भी चाहिए, ड्राइवर्स भी चाहिए। तो आपने फोकस करना है टोटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ओके। सिर्फ नीचे से अगर आप स्टाफ को करें, वो भी करना जरूरी है, क्योंकि हमारी जाहिर सी बात है लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। लेकिन जो नेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो 70s के अंदर बनाई गई थी सरकारी कंपनियां, वो उस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके इन लोगों को आगे लेके चलें, ताकि वहां पे जब पहुंचे तो कोरियंस की तरह, जब कोरियन सऊदी अरेबिया में कंस्ट्रक्शन करने पहुंचते थे तो वो पूरा एक 200 लोगों का 2000 लोगों का ग्रुप आता था वहां पे काम करने के लिए। तो हमें इस तरह वहां पे जाना पड़ेगा, और एक पूरा, और जो सारी कोलैबोरेशन होगी वो वाकई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, सबके साथ कोलैबोरेशन के साथ होगी। बट इट इज अ डूएबल थिंग, क्योंकि पहले हम ये कर चुके हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि पूरा पैकेज वहां पे लेके जाएं, चाहे वो 1000 लोगों का हो, 2000 लोगों का हो, उसमें टॉप के लोग भी हों, दरमियाने लोग भी हों, लोअर एंड के भी हों। अच्छा सुबानी साहब, हम प्रोग्राम के क्योंकि इंतहा की तरफ जा रहे हैं, एंड की तरफ जा रहे हैं, तो ये अमन के बाद आपको कोई बेहतरी की पाकिस्तान में सूरत मैशी तौर पे नज़र आ रही है? देखिए जी, हम किसी भी मुल्क की इकॉनमी की तरक्की के लिए एक तो अमन ज़रूरी है, ठीक है, दूसरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, तीसरी इस्टेब्लिशमेंट की स्टेबिलिटी ज़रूरी है, और वो गवर्नमेंट के साथ अलाइन हो। और अल्लाह का करना ऐसा है, ये सारा इस वक्त सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। अब टॉप लीडरशिप को ये इसको जिस तरह बाकी मामलात को सीरियस लेते हैं ना, तो अब इकोनॉमी को सीरियस लेना पड़ेगा। अच्छा, एक काम इनको और 70 साल में जैसे हमने सर अपॉर्चुनिटी की बात है ना, देखें अपॉर्चुनिटी मिली है। अब हर रोज जंग नहीं हो रही थी, हर रोज पाकिस्तान का ये कलीदी रोल नहीं था, हर दफा कोई फील्ड मार्शल नहीं थे, हर दफा गवर्नमेंट की और फील्ड मार्शल या जो भी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है बहुत अच्छी अलाइनमेंट नहीं थी, हर दफा कोई अपोजिशन स्ट्राइक नहीं कर रही थी। तो ये सारी चीजें एक प्लेट में आ गई हैं। लेकिन एक बात, आप भी इकोनॉमिक्स पढ़ाते रहे हैं, बेसिकली हमें इसकी जो जीडीपी ग्रोथ है, इसकी बजाय हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दफा छलांग लगा के ऊपर चले गए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम 5.5 से 6 जो है ना जीडीपी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, और उसके बाद एकदम 1-2 पे आ जाते हैं, फिर हम जोर लगाते हैं 3 पे जाएंगे, 4 पे जाएंगे, फिर नीचे आ जाते हैं। तो बाहर के मुल्कों में और इस वक्त जो मॉडल है वो सस्टेनेबल ग्रोथ है। तो
इनको सोचना है कि हमने स्लो एंड स्टडीज, ये इतना भी नहीं है कि उसको 20 साल लग जाए। तो पाकिस्तान में एक ना जो एक लफ्ज़ यूज़ किया जाता है वो जुगाड़ या जो भी आप बोलते हो, कि हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं, ये सड़क बन जाए, ये गटर बन जाए, ये साल के अंदर प्रोजेक्ट बन जाए, ये 1.5 साल के अंदर प्रोजेक्ट बन जाए और पैसे बन जाए। तो जिस तरह वैसन इकबाल साहब ने सोचा था कि विजन फलां फलां 20 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान, तो उसी लेयर में जाके ना इस पर सारी जो आपकी पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है, और उसमें टेक्नोक्रेट्स, जब तक टेक्नोक्रेट्स उसमें ऐड नहीं होंगे, इंजीनियर ऐड नहीं होंगे, साइंटिस्ट ऐड नहीं होंगे, सब लोग बैठे और एक दफा एक प्लान बना लें हर शोबे और हर शोबे का जो हेड होना चाहिए वो टेक्नोक्रेट्स होना, जैसा कि मोहसिन सईद साहब ने टेक्नोक्रेट्स होना। जनाब प्रोफेसर वसीम सुबानी साहब, जनाब मोहसिन अहमद सैयद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। अमन के बाद, जंग के खात्मे के बाद लामहदूद मौक़े हमारे सामने खड़े हैं। अब हमारी हिम्मत है कि हम उन मौक़े से कितना फ़ायदा उठाते हैं, कितनी तैयारी करते हैं। उतनी ही जितनी हमारी तैयारी होगी उतनी ही तरक्की हमारे नसीब में हो जाएगी। अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।